नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और शाम के बज चुके हैं 4। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पंचायत चुनाव में किसकी बारी। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्षों की परीक्षा भी है। बसपा के आ जाने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, तो वहीं कांग्रेस भी इन चुनावों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है और 28 को मतगणना होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहां पर पंचायत चुनाव प्रदेश के 12 जिलों से अलग होते हैं। ये परिपाटी उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना और परिसीमन की वजह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को पंचायत चुनाव कराने पड़े। हरिद्वार में कुल 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव चल रहा है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार कर चुनाव में उतरी। वहीं बसपा भी मैदान में कूद चुकी है, जो दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में कमल ही खिलेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पूरे आश्वस्त हैं। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का होगा। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनका जनता के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, चाहे वो कोरोना काल हो, सेवाई फगवाड़ा रहा हो, अनेकों के माध्यम से जो हमने लोगों के घर में शौचालय दिए हैं, जो गैस देने का काम किया है, कोरोना वैक्सीन फ्री देने का काम किया है, ऐसे अनेकों ने काम कर जनता के मन में उन्होंने जगह बनाई है। साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री का प्रभावशाली कार्य हो रहा है। इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनने के लिए 8,57,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं, जिन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर थी। और यही वजह है कि चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में तोड़फोड़ का दौर जारी रहा। ये तोड़फोड़ इसलिए भी हो रही थी क्योंकि हरिद्वार पंचायत चुनाव दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस ने हरिद्वार पंचायत चुनाव की जीत के लिए बाकायदे एक कमेटी बनाई है, जो हरिद्वार में डेरा डाले हैं। कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा था, इसलिए पंचायत चुनाव भी उन्हीं के पाले में जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पॉल का कहना है कि यही है असली नींव किसी भी राज्य के लिए, अच्छे क्षेत्र के लिए और एक मजबूत सरकार आगे बने। कांग्रेस को यकीन है जनता उन्हीं के पक्ष में वोट करेगी। हरिद्वार में पंचायत के चुनाव है, यही है असली नींव किसी भी अच्छे राज्य के लिए, अच्छे क्षेत्र के लिए और एक मजबूत सरकार आगे बने उसके लिए। सबसे पहला पायदान और सबसे मजबूत जो नींव है, जैसा मैंने कहा, वो है पंचायत चुनाव का। हरिद्वार के पंचायत चुनाव में यही उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने परिवार समाज के भविष्य के लिए भी एक बेहतर चुनाव में हिस्सा लेकर बेहतर लोगों को चुनेंगे। और उसी से पता चलेगा कि क्षेत्र का विकास कितनी तेजी से होगा। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने तीसरे विकल्प के तौर पर मोर्चा संभाल लिया। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी का हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है। विधानसभा चुनाव में सभी सीटें हार गई थी और कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और भारी भरकम बहुमत से सीटें जीतेगी। जो आप बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, में लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में यहाँ की जनता ने बता दिया और उसी का नतीजा है 5 विधायक हार गए जो ग्रामीण क्षेत्र के थे। उसी क्षेत्र में पंचायतों का चुनाव है। कांग्रेस में थोड़ा संगठन ही कमजोरी और सही संगठन के हिसाब से प्रत्याशियों का ना कोई काम कर रहा है, ना सहयोग कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ग्रामीण क्षेत्र में। संख्या जिला पंचायत सदस्य की भारी भरकम बहुत आइटम है, वो
बहुजन समाज पार्टी की आओगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी हरिद्वार में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 11 सीटों में से बीजेपी कुल 3 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही और यहां पर बसपा के 2 विधायक जीते। यही वजह है कि बीजेपी इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीतोड़ मेहनत कर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये बीजेपी की प्रतिष्ठा के साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की परीक्षा भी है। तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखना होगा आने वाले 28 सितंबर को कौन बाजी मारता है और किसकी बारी आती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। करीब 18 महीने बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करने के लिए आज हरिद्वार में मतदान हो रहा है। इसमें जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4,305 पदों के लिए करीब 8,751 प्रत्याशियों का निर्णय करीब 85,034 मतदाताओं की ओर से मतदान कर मतपेटियों में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 28 सितंबर को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का ऐलान कर दिया जाएगा। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न है। इसे देखते हुए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर नजर बनाए हुए है और हरिद्वार की हर गतिविधि की जानकारी ले जा रही है। असल में हरिद्वार जिला ऐसा है जहां पर पिछले पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भाजपा को आशानुरूप सफलता नहीं मिली थी और यही नहीं, इस वर्ष विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 11 में से केवल 3 सीटें ही मिल पाई थी। हरिद्वार के चुनावी समर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कौशल की परीक्षा भी होनी है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद वो पहला मौका है जो पार्टी जनता की चौखट पर है। हरिद्वार के पंचायत चुनाव को भाजपा कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पार्टी ने जिला पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 प्रांतीय पदाधिकारियों को मोर्चे पर उतारा था। बता दें आपको कि यहाँ पर पार्टी ने पूरी तैयारी की थी इन पंचायत चुनावों को लेकर। डिबेट खत्म होने तक आपको बता दें कि मतदान भी खत्म हो जाएगा और 28 सितंबर को इसके जो भी इसके परिणाम होंगे वो हम सभी के सामने होंगे। कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है क्योंकि विधानसभा में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। यहाँ पर 5 सीटें उनको मिली थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि जब विधानसभा चुनाव में जनता ने इतना प्यार जताया था तो इन चुनाव में भी कहीं ना कहीं जरूर जनता उन्हें चुनेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने काफी मेहनत की है तो जीत उनके पाले में ही आएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी लक्ष्य से पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में विपक्षी दलों से ही करना चाहूंगी क्योंकि सत्ता पक्ष को हालांकि लग रहा है कि इस बार जीत उनकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत मैं शीशपाल जी आपसे करूंगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में एक अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसकी बात करें पंचायत चुनाव में तो क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव कितना कांग्रेस के लिए कठिन है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है आपके पार्टी के अध्यक्ष के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए भी। अनम्यूट करें सबसे पहले। नॉइस बहुत आ रहा है यशी जी, पीछे से नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। यशी जी, रामगोपाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना माइक म्यूट कर लें। रामगोपाल जी अपना माइक प्लीज म्यूट करें आप। रामगोपाल जी को म्यूट करने के लिए बोला जा रहा है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि दांव पर दिग्गजों की किस्मत यहाँ पर लगी हुई है। सभी प्रत्याशियों ने काफी मेहनत की है। शीशपाल जी माफ कीजिएगा, मैं आपका रुख करूँ उससे पहले मैं हमारे जो पत्रकार हैं रामगोपाल जी उनका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि मतदान चल रहा है, मतदान केंद्र में इस वक्त मौजूद है रामगोपाल जी। उनसे जान लेते हैं कि ताजा अपडेट फिलहाल क्या मिल पा रहे हैं। रामगोपाल जी, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, जनता हरिद्वार की कितनी उत्साहित नजर आ रही है इन पंचायत चुनाव को लेकर? रामगोपाल जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? रामगोपाल जी सुन पा रहे हैं? रामगोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? शीशपाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप।
यशी जी, हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज जो है वहां पर मतदान चल रहा है और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी से उत्तराखंड की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता त्रस्त है, हरिद्वार के लोगों को जो है इस समय ये मौका है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने का। जिस प्रकार से मातृ शक्ति का यहाँ पर अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी बहू बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, उसके खिलाफ मतदान करने का यह अवसर है। और हरिद्वार की जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज मतदान कर रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर जीतेंगे और हम बहुमत के साथ जो है हरिद्वार में जिला पंचायत का गठन कांग्रेस का वहां पर होगा और तमाम पंचायतों में और बीडीसी में भी हमारे लोग वहां पर जीत का परचम लहराएंगे। और 28 तारीख को सभी हम लोग, जैसा मैंने भी पहले भी कहा था, 28 तारीख के चुनाव परिणाम को हम सब देखेंगे और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरिद्वार की जनता वोट करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन यशी जी, जिस प्रकार से शासन प्रशासन के दम पर ये चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया, बहुत ही दुखद है। हम लगातार जो है इसकी कंप्लेन करते रहे लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेगी। जिस प्रकार से वहां पर आपने देखा कि शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई और ये भी बड़ा ही दुखद रहा कि जिस तरीके से धन बल के और शराब के बल पर चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास हुए। लेकिन हरिद्वार की जनता आज जो मेरे पास जो इनपुट हैं, जो मैंने वहां पर पता किया, तमाम सभी लोग हैं निश्चित इस समय जो है सरकार के खिलाफ वोट डालने जा रही है और वहां पर जो है निश्चित भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनने जा रहा है। ये सीधी ठीक है। देखिए शीशपाल जी, जो पंचायत चुनाव होते हैं ये ज्यादातर पार्टियों को लेकर नहीं होते, ये ज्यादातर प्रतिनिधियों पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहां पर जो जनता होती है वो कोशिश करते हैं कि जो जमीन पर काम कर रहे हैं या हमें दिख रहे हैं या उनकी मदद कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता चुनना चाहती है। उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में आपके प्रतिनिधियों ने कितनी मेहनत की धरातल पर, ये जानना ज्यादा जरूरी है। बात से सहमत हूं, ये क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव है, लोकल इशू पे लड़े जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े ज्वलंत मुझे आज महंगाई और बेरोजगारी के मातृ शक्ति के समान है, ये भी इस समय इसको प्रभावित करेंगे। मैं ऐसा कह रहा था और ये नहीं कि स्थानीय मुद्दे गौण हो जाए, स्थानीय स्तर पे तो विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं ना। आप बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर वोट किया है, आप देखिए इनके वहां पर विधायक नहीं जीत पाए हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सत्यवीर जी, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है शीशपाल जी रुकिए। सत्यवीर जी आप बताइए। यशी जी प्रणाम और आपके के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। यशी जी, मैं आज के जो पोलिंग हो रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास इनपुट है, आज इनपुट है हमारे पास। तो जब ये चुनाव की घोषणा है उससे कई महीने पहले इनपुट था कि किस प्रकार से हम एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा यशी जी, लोकल बॉडी के चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिसको अपनी पार्टी की तरफ से सपोर्ट कर रहे हो वो जमीन से जुड़ा हुआ कितना है। तो हमारा प्रत्येक कैंडिडेट जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, उसी का परिणाम होगा कि आने वाले समय में वो जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से जीत, ऐतिहासिक जीत होगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस चुनाव में एक मुद्दा है कि हरिद्वार के लिए आपने क्या किया। अगर मैं कहना चाहूंगा हरिद्वार के जिस प्रकार से वहां पर रोडों का जाल बिछाना, हाईवे को बनाना, और दूसरा मैं भी कहना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले जैसे वहां पर देवबंद और रुड़की के बीच में जिस प्रकार से रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है, उसमें हरिद्वार के 4 गांव प्रभावित हो रहे थे, उनके लिए 28 करोड़ का जो उनकी एक मुश्त के पैसा था वो उनको दे दिया गया है। मतलब कि हमारी सरकार जहां जहां विकास के कार्य हो रही है और जनता को उसका अधिकार चाहिए, हमारी सरकार एकदम उसके साथ चलते हुए उनका निस्तारण कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिला हॉस्पिटल भी हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से दिया गया है और बहुत अच्छी तरीके से आने वाले समय में वो सेवाएं देगा, वो भी एक कारण है। दूसरा कहना चाहूंगा कि देहरादून से हरिद्वार के बीच में पहले आप देख लीजिए कितना समय लगता था, जब आप देख लीजिए किस प्रकार का हाईवे बना है और आपको पलक झपकते ही हरिद्वार से देहरादून पहुंचते हैं, देहरादून से हरिद्वार पहुंचते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारी सरकार ने सत्यवीर जी अभी आपने शायद मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना नहीं या फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने क्या कहा, अभी ये चुनाव जो होते हैं ये पार्टी पर नहीं होते, ये लोकल मुद्दों पर होते हैं।
बिल्कुल आपके लोकल जनप्रतिनिधि कितना धरातल पर नजर आए, कितना उन्होंने लोगों की मदद की, उनके जो लोकल मुद्दे हैं उनको कितनी आवाज दी? हाँ अच्छा, आप बिल्कुल, अगर आप मर्म को पहचानना चाहते हो तो मैं वो बताना चाहता हूँ। सफाई कर्मचारी होते हैं, पूरा उत्तराखंड में मुद्दा था, हरिद्वार चुनाव पे फोकस हो जाता हूँ। हरिद्वार अब 3 वर्गों में वो काम करते थे, उनका जो वेतनमान था वो अलग अलग था। हमने उनकी मांग थी, उस वेतनमान को एक किया। ये सबसे जुड़ा हुआ निचले स्तर का काम है और सबसे अच्छा कार्य करते सफाई कर्मचारी, जिनको पर्यावरण मित्र बोलते हैं। दूसरा आ जाता हूँ कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाना, उनकी बड़े दिनों से मांग थी, वो भी हमने किया। अब आ जाता हूँ आंगनबाड़ी भोजन माताएं जो स्कूलों में काम करती है और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से लेकर उनका काम करती है, उनको उनकी पेंशन बढ़ाने का हमने काम किया। अब मैं आ जाता हूं दूसरा, जिस प्रकार से प्रत्येक परिवार एक शिक्षक से जुड़ा ही होता है, जो गेस्ट टीचर थे उनकी हमने तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। तो तमाम वो कार्य हमने किए हैं जिससे कि पारदर्शिता सरकार के बीच बनी रहे और निचले तबके तक सरकार कैसे फिर पहुंचे। विधानसभा में आपको 3 सीटें ही क्यों मिली? फिर विधानसभा में आपको 3 सीटें ही क्यों मिली? जब इतना ही काम कर दिया था आपने जनता के लिए, तो क्या जनता को ये काम दिखाई नहीं पड़ा? देखो यशी जी, हमारी पार्टी है जो उसके बाद समीक्षा करती है कि हमारे हार के कारण क्या रहे, हमारे जीत के कारण क्या रहे। हम उससे सीखते हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। कभी हम 2 सीटें पार्लियामेंट में होते थे, आज 303 सीटें हैं और गैर कांग्रेसी ऐसी सरकार है जो 2 बार केंद्र में स्थापित हुई है। ये हरिद्वार के चुनाव से पहुंच गए ना केंद्र तक। यशी जी देख लीजिए, अरे सुन लीजिए शिषपाल जी, आपका दर्द समझता हूं मैं। ये जिसको राजा बनाना चाह रहे हो वो किस प्रकार से कहां छोड़ के देखो चले गए। तो सत्यवीर जी, मैं डिबेट खराब नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं तुम्हारी यहीं पे खिंचाई कर देता। अरे आपकी खिंचाई दूर, अरे हमारे ठीक है सत्यवीर जी, ठीक बात है, रुक जाइए सत्यवीर जी, रुक जाइए। आपकी पार्टी का बखान में सुनूंगी थोड़ी देर में। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पूरे आज जो पंचायत चुनाव हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो काफी काम कर लिया है और कांग्रेस का कहना है कि हमने जो कि विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हम अभी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए यशी जी, जिस तरह के हालात हम जब से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और लगभग 6 महीने का टाइम जो है वो बीत चुका है, उसके बाद वहाँ हरिद्वार में क्या काम हुआ? मैं तो कुछ पोलिंग बूथों पर देख रही थी, इतना पानी भरा हुआ है कि लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। बारिश के समय वहाँ की हालत जो है वो बहुत खस्ता है, वहाँ के रोडों की। तो इस तरह की भी स्थिति मैंने देखी। तो जो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोकल बॉडी पे ही चुनाव होता है, क्योंकि वहाँ के। संगीता जी अपनी बात को पूरा करें आप। लोगों के आसपास के वो व्यक्ति होते हैं पर सुना। संगीता जी होता है तो, लेकिन देखिए जिस तरह से ज्वलंत मुद्दे इस समय उत्तराखंड में, आवाज आ रही है मेरी यशी जी? जी तो देखिए जिस तरह से ज्वलंत मुद्दे जो इस समय उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी को लेके हो, चाहे विधानसभा बैकडोर करेंगे, क्योंकि ये भी सब भाजपा की सरकार में ही हो रहा है। किसी और तरह तो उत्तराखंडी पर्यटन से जुड़ा हुआ है, हमारे आधे से ज्यादा बच्चे होटल व्यवसाय में ही काम करते हैं। तो इस तरह के मसला भी प्रभावित करेगा चुनाव को। और भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, ये लगातार हमें देखने को मिली है। चाहे जैसे मृत्यु हो गई, आबकारी विभाग क्या कर रहा था, अभी हमने देखा कि राजस्व पुलिस ने क्या किया, और सारा मसला हमारे सामने है। तो ये सारे मुद्दे भी जो है वो चुनाव को जरूर इफेक्ट करेंगे। और जो लगभग 8.5 लाख जनता ने वोट किया है, वो महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको भी देखकर दिया होगा कि इनके मंत्री किस तरह से लिखते हैं। तो इन्होंने जनता पे तो पार्टी है भाजपा, वो अपने मंत्रियों को कैसे बचा रही है, ये भी जनता देख रही है। तो वो इस बात को भी जरूर ध्यान देगी और उसी के अनुसार उसने वोट किया होगा। जब 28 को रिजल्ट आएगा तो जरूर ये सामने होगा। और वैसे भी भाजपा की स्थिति जो है वो हरिद्वार में ठीक नहीं रहती है। हरिद्वार में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है, उन्हें विधानसभा में भी 3 सीटें मिली, और इसलिए ये सारे जो फैक्टर मिला के है, तो ये जो भाजपा अभी दिखा पा रही है कि बहुत ज्यादा हम वहां चुनाव जीतेंगे, तो 6 महीने में जो इन्होंने विधानसभा में काम किया है सभी जगह, वो भी जनता ने देखा है, तो उसका प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 28 सितंबर को मतगणना होगी और पंचायत चुनाव पर किसका कब्जा होगा ये देखना होगा। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों पर है। साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए के अलावा 2,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव में किसकी बारी है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4,305 पदों के लिए 8,751 प्रत्याशियों का निर्णय होना है और मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये मतदान होंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस को लग रहा है कि इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस बाजी मारने वाली है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार उनका कब्जा इसमें रहने वाला है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जरूर इनका गणित बिगाड़ सकती है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे मैं रामगोपाल जी का रुख करना चाहूंगी। रामगोपाल जी इस वक्त मतदान केंद्र में शायद लग रहा है कि मौजूद है। रामगोपाल जी, आवाज आ रही है आपको? यस। ठीक है रामगोपाल जी, आप इस वक्त मतदान केंद्र में मौजूद हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? सुबह से कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो चुका है? साथ ही साथ कितना लोग एक्साइटेड दिखे इन मतदान को लेकर? एक सवाल संगीता जी अभी कह रही थी कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से लोग मतदान करने नहीं जा पा रहे थे, तो क्या स्थिति है? रामगोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी सवाल दोहराइए। रामगोपाल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद उनका कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है। खैर सत्यवीर जी,
यहाँ पर हम बहुजन समाज पार्टी को नहीं भूल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग मैंडेट है, जिसकी वजह से वो हमेशा चर्चा में रहती है, सुर्खियों में रहती है, और उनका अपना एक अलग उनके कह सकते हैं कि उनका वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि उनकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी को उनको लगता है कि उनकी जीत होगी। ऐसा क्या इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो? शराब कांड अभी हाल ही में हुआ, हमने देखा कि कितने लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से, शराब बांटी जा रही थी चुनाव से पहले, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली हैं। यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में गए हैं, और जो यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में गए हैं। हमने उनके बीच में अपनी बात रखी है, उन्होंने हमारे विकास के कार्यों को देखा भी है, और हमारे विकास के कार्यों के कारण ही हमें उन्हें चुना भी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये विषय आ रहा है इस डिबेट में कि ये मिथक है कि भाजपा वहां नहीं जीत पाती है। भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा खुद मानती है कि वहां नहीं जीत पाते हैं, लोग नहीं कहते हैं, भाजपा खुद मानती है इस बात को। सुन लीजिए यशी जी, आगे सुन लीजिए ना जो मैं बताने वाला हूँ। उत्तराखंड में यही होता था कि 5 साल बाद कोई सरकार नहीं आती है, और सरकार जो आती है वो आंकड़े पूरे नहीं कर पाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। हम ही नहीं, अपने विकास के कार्यों के आधार पर हमने जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चलाई है, और जनता को उनके मर्म को पहचानते हुए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसी के आधार पर हमने उस आंकड़े को नहीं छुआ, उससे कई आगे तक हमें प्रचंड बहुमत का आंकड़ा मिला है। देखिए, सरकार ना गिरे इसके लिए आपकी पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। सत्यवीर जी, आपकी सरकार बनी रहे तो आपने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं कि नहीं? वो आज विषय नहीं है, और इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। और अगर विषय नहीं है तो आप भी इस पर चर्चा मत कीजिए। सुन लीजिए, अब मेरा सुन लीजिए। 10 मार्च को इसका जवाब जनता दे चुकी है, और मीडिया को भी दे चुकी है, और उत्तराखंड की जनता को उनको भी दे चुकी है जो ये नारा लगा रहे थे। तो ये विषय नहीं है, और ये विषय गौण हो चुका है। और उसके बाद जिस प्रकार से हमें मैंडेट दिया है, उसके बाद बोलने का अधिकार भी अब किसी को नहीं रह गया। और गोपेश्वर में भी हमारा जिस प्रकार से हमने 25 साल बाद फिर वहां पे अपने भाजपा का झंडा फहराया है, वो भी देखा होगा उपचुनाव में। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी प्लीज रुकिए, आप रुकिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, और बार बार देना पड़ेगा, और जितनी बार मैं पूछूंगी उतनी बार आप जवाब देंगे। आप मुझे ये मत बताइए कि 10 मार्च को मीडिया को आपने जवाब दिया, आपने जवाब नहीं दिया है, जनता ने जवाब दिया है। और जनता ने किसके आधार पर दिया? हमारे कामों के आधार पर। यह तय कर लीजिए कि आपको किसने जवाब दिया है, ये भी तय कर लीजिए। और लोकतंत्र में सबसे, और अगर आप इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते तो आप ये जिक्र नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, उत्तराखंड में कितने मिट टूटे, ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है सत्यवीर जी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जनता हरिद्वार चुनाव की बात करिए, और आपकी पार्टी के लोग चीख कर इस बात को कहते हैं कि हरिद्वार में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको डिबेट में उस दिन आ जाइए जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे। अगर हमने परचम ना लहराया, आऊंगी मैं उस दिन भी आऊंगी, जरूर डिबेट करूंगी मैं आपके साथ सत्यवीर जी, उस दिन आप रहिएगा जरूर। अरे सुने लीजिए, अभी मेरी बात पूरे कंप्लीट करने लीजिए, इतना थोड़ा आराम से। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमने विकास के कार्य किया, अभी अपने जन आरोग्य के माध्यम से 60,000 से लोगों की निःशुल्क हमने जांच करी है, उनके स्वास्थ्य की हमने चिंता करी। और आपको बता दूं 207 से अधिक जांचें ऐसी है जो निःशुल्क उत्तराखंड के अंदर हो रही है, वो हम तक उनको पहुंचाया है कि उनके जेब पर जो भार पड़ता था उस भार को हमने समझा। आज वो अपने तमाम तरह के चेकअप करा रहे हैं और हॉस्पिटल आ रहे हैं। जो लूज कसोट होती थी उससे हमने उनको छुटकारा पाया। आयुष्मान के माध्यम से हमने 28 लाख से अधिक डिजिटल आईडी बनाई है, उसके अंदर हरिद्वार जिला भी आता है, और सबको हमने उस दायरे में लाया है, और निरंतर हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने विकास के वो हर कार्य उस गरीब व्यक्ति के लिए बनाए हैं, उसको केंद्रित करते हुए काम किया है। चाहे महालक्ष्मी योजना हो जिसमें गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान करनी हो, बच्चे का याद रखना हो, हमने तमाम कार्य किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जीएसटी के माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि हमारे विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया। 13,000 से अधिक व्यापारियों का हमने जीएसटी का प्रशिक्षण किया कि किस प्रकार से जिन्होंने नहीं दिया है उनको किस प्रकार से दायरे में लाना। 17 करोड़ से अधिक की हमने जीएसटी वसूली करी है, और किसी को भी इसमें हमने इस दायरे में नहीं लाया कि किसी को कोई परेशानी हो। तो हमने राजस्व बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने। ठीक है शीशपाल जी, इसके बाद मैं संगीता जी आपके पास आऊंगी। जी देखिए यशी जी, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लंबी चौड़ी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, और आप कह रहे थे केवल ये हरिद्वार चुनाव में और ये लोकल के मुद्दों पर जो है ये मतदान होना है। अब अगर मैं ये कहने लगूं कि पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार देने में जो है इनकी सरकार विफल है, और बेरोजगार
सड़कों पर हैं, क्योंकि इनके जो है सरकार में जो है पूरे बेरोजगारों की नौकरियां बेची गई। जिस प्रकार से एक बेटी अंकिता की हत्या होती है हरिद्वार के अंदर, उस पर और पर्दा डालने के लिए पूरी जांच को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ये भी देख रही है। जिस प्रकार से ये चीज हरिद्वार की बात करता हूँ, हरिद्वार के अंदर अभी एक माँ बेटी के साथ जो है वहां पर बलात्कार हुआ, बेटी 6 साल की थी। जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर पिरान कलियर में इन्हीं का राज्य मंत्री कहता है कि वहां पर जो है देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है, वहां पर जो है नशाखोरी का अड्डा बना हुआ है, वहां पर जो है शीशपाल जी देखिए इस बारे में तो मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगी। देखिए मैं इससे पहले भी इस बारे में पूरी डिबेट हुई, मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो इनको जांच करनी चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये तो जांच का विषय है, तो इस पर उन्होंने गलत बोला या सही बोला, इस पर टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। नहीं यशी जी, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हम तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से तो नहीं, लेकिन इनके मंत्री ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो हरिद्वार की जनता ये सब नहीं देख रही है कि यहाँ पर किसकी सरकार है, कानून व्यवस्था का जो है क्यों पटरी से उतरी हुई है। नहीं वो सिर्फ उतना ही देख रहे हैं जितना सत्यवीर जी बता रहे हैं। ये सारे हरिद्वार के अंदर आप देखिए कि ये हो रहा है। हरिद्वार के अंदर विकास अगर हो रहा होता है तो ये विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं हार रहे होते। आप वहां जाइए, एक एक ब्लॉक के अंदर ये चीज आप पता कराइए, कोई विकास नहीं हुआ है। लोग वहां पर बेचारे आज स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़कों की ये बात कह रहे हैं, बनाती होंगी कि शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गड्ढे हैं, आपको धूल भरी सड़कें मिलेंगी। ये चीज वो हरिद्वार के लोग बेचारे यहाँ आकर के जिस प्रकार से कहते हैं, मुझे तो तरस आता है उन पर कि आज जो है उत्तराखंड की तराई में इस प्रकार का विकास जो है पटरी। ठीक है शीशपाल जी, मैं रामगोपाल जी का रुख करना चाहूंगी। रामगोपाल जी अभी आपको आवाज आ रही है हमारी? यस जी रामगोपाल जी, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? वहां पर मतदान चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है, कितनी तैयारियां यहाँ पर की गई थी? तैयारियों की अगर बात करें तो संगीता जी कह रही थी पानी बरस रहा था, तो वहां पर काफी पानी पड़ा हुआ है जिसकी वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या स्थिति है फिलहाल मतदान केंद्रों की? बिल्कुल ऐसी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन तक मौसम लगातार खराब रहा था, उसी के कारण जो कुछ पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन प्रशासन ने मैन पावर के चलते उस पूरी स्थिति को क्लीन कर दिया था। और साथ में आज हालांकि मौसम सुहाना रहा है, सुबह से यानी कि 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक का मतदान होना है। और साथ में यानी कि एक स्थिति भी जो है निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्पष्ट कर दी गई है कि जो 5 बजे तक पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर पाएगा वोटर, उसी को जो है वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि ये स्पष्ट है, जहां अति संवेदनशील और संवेदनशील जो क्षेत्र बनाए गए हैं वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। ये क्योंकि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 9 लाख मतदाता इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बसपा, भाजपा और कांग्रेस यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ जो है देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ऐसी जो उनका खेल बिगाड़ेंगे, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर यहाँ देखने को मिला है। जिस तरीके से पहले 2015 में 3 प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी के जीत पाए थे और 12 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो जीत पाए। यानी कि इस बार जो मुकाबला देखने को मिलेगा वो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सुबह से ही यदि हम बात करें पोलिंग बूथों लोगों से बात की है आपने रामगोपाल जी, लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जिन पर उनको मतदान करना है? बिल्कुल ऐसी देखिए, जिस तरीके से गांव देहात क्षेत्र में ज्यादातर जो मुद्दे रहते हैं वो रोड कनेक्टिविटी की बात कर ले या फिर जो छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, कुछ ऐसी स्थिति जो है जरूर बनती है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके कहीं ना कहीं पंचायत में जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि इस बार जिस तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि युवा काफी उत्साहित हैं अपने जो विकास कार्य हैं उन मुद्दों को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, तमाम जो इस तरह की व्यवस्था है यानी कि उनको लेकर के जो है जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में क्योंकि एक बार और भी बता दूं यसी, क्योंकि जिस तरीके से क्वालिफिकेशन की यदि हम बात कर ले, क्वालिफिकेशन को लेकर के कई जो प्रत्याशी हैं वो इस बार दौर से जो है बाहर निकलते दिखाई दिए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रत्याशी वो युवा जो है इस बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है रामगोपाल जी, अब संगीता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जिस तरह से रामगोपाल जी ने कहा कि बसपा भी मैदान में है, तो बिल्कुल यशी जी वो प्रभावित तो करेगी ही बसपा। और जो ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
तो ये भी बहुत असर पड़ेगा इस चीज का। और देखिए लोकल चुनाव की यही खास बात होती है। मैं शुरुआत से यही बात संगीता जी कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि उनको पार्टी से मतलब है नहीं, और निर्दलीय व्यक्ति चूंकि इतनी चीजें उन लोगों के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ रुझान जाता है लोगों का। जी बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत, क्योंकि ये लोकल चुनाव है। और देखिए जिस तरह से भाजपा की योजनाएं, बिल्कुल रामगोपाल जी ने सही कहा कि वो लागू होती हैं लेकिन अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे हमने अपने भी यहाँ गांव में देखा है और बहुत से पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है, दूरस्थ इलाकों में देखा है। तो देखिए कथनी और करनी का फर्क तो है। शुरू से कि हम इंप्लीमेंट उसे नहीं कर पाते आखिरी छोर तक, और क्योंकि हमने कोई योजना लागू की और वो जब व्यक्ति तक नहीं पहुंची, उसका लाभ उन्हें नहीं मिला, तो वो उस चीज को भी जरूर देखेंगे और उसके अनुसार ही जो है वो चुनाव करेंगे। और देखिए गांव में सड़कें, शिक्षा व्यवस्था, जो वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ के जो सरकारी अस्पताल है, उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों का प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल। और भाजपा के राज में सरकारी स्कूलों की और सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये यशी जी किसी से छिपी हुई नहीं है, ये बिल्कुल किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इसका असर जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा वहां। और जब 28 को रिजल्ट आएगा, तो जो अभी सत्यवीर जी बहुत दावा कर रहे थे, ये तो मैं यशी जी यही कहूंगी कि एक अहंकार है, क्योंकि जब वोट डालने का अधिकार जनता को है और जनता ने ही चुना है, तो ठीक है जनता जिस मुद्दे पर आपको वोट देगी, लेकिन ये अहंकार अभी शोभायमान बिल्कुल भी नहीं लगता है जो आप टीवी डिबेट चैनल में बैठ करके इस तरह से बात कर रहे हैं। यशी जी जवाब दे दूं इसका? जी दीजिए, आपके पास ही आ रही थी मैं, मुझे पता था आप काफी ज्यादा बेताब होंगे। यशी जी, पहले तो मैं आपके जो फील्ड में जो आपके मीडिया के साथी थे, उनके वहां से एक बहुत ही विचित्र बात निकल के आई है। उन्होंने सभी दलों के नाम लिए मगर आम आदमी पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब समझ सकते हो कि 28 तारीख को क्या होगा। आम आदमी पार्टी वहां चुनाव पूरी सीटों पर नहीं लड़ रही है, तो वो कैसे नाम लेंगे? सुन लीजिए, मैंने तो डिबेट में नाम नहीं लिया आम आदमी पार्टी का, मैंने तो डिबेट में नाम नहीं लिया है। आप फिर मुझे कहिए, फिर आप मेरे साथी को क्या कहना चाहते हैं? आप सुनिए, सुन जाइए सत्यवीर जी। देखिए आम आदमी पार्टी ना, अभी मैं संगीता जी यहाँ पर है और बहुत अच्छे से संगीता जी भी इस बात को जानती हैं कि आम आदमी पार्टी अभी उतनी मजबूत उत्तराखंड में नहीं हुई है जितनी की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए खुद संगीता जी भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले तो आप बोलते थे कि आम आदमी पार्टी विकल्प है, जब चुनाव थे, अभी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, अरे सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता कभी ना, मुझे इस तरह के डिबेट में आनंद आता है। मुझे डिबेट में आनंद आता है कि आप सबकी बात सुने। आपको आनंद आता है कि आप ईरान और अमेरिका की बातें करें? अरे सुन लीजिए। और अहंकार की बात आम आदमी पार्टी ने कही। एक व्यक्ति है इनके पार्टी का, मुख्यमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है, ठीक है, वो बनारस में जाके डुबकी लगा रहे थे प्रधानमंत्री के नाम की है, और क्या हुआ उनके, उसको बोलते हैं अहंकार, जहां धरातल पे कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री के ऐसे सबने देखे थे। मैं आपके कुछ में नहीं बोला, यशी जी इन्हीं से बुलवा लीजिए आप, इन्हीं से बुलवा लीजिए आप। संगीता जी होल्ड ऑन। संगीता जी, इस प्रकार का ये नाटक चलता है इनका। सत्यवीर जी उनको रोकने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरा काम मत करिए, आप अपना काम करिए, बोलिए। इनको बोलिए ना कि चुप रहिए, मैं किसी के समय पे नहीं बोल रहा हूँ। किस प्रकार के डिबेट हो पाएगी? मैं मेरी बात ठीक है संगीता जी, बोलना चाहता हूँ, बोलिए। दूसरी बात में अभी कांग्रेस के हमारे मित्र शिषपाल जी जरा ये भूल जाते हैं कि अपने नेताओं को भी खटगरे में खड़े कर देते हैं। एक विधानसभा में केजरीवाल और वहां भी ना पहुंचे। अरे अरविंद केजरीवाल कहाँ पहुंच रहे, क्या क्या सर्वनाश हो रहा है, वो मुझे ना बताइए। अब आप शांत हो जाइए। दूसरा मैं कह रहा हूं कि शिषपाल जी कह रहे थे कि हरिद्वार का भी ये मामला मैं कहना चाहूंगा इनको बड़ा शालीनता से अरे आप नहीं बताओगे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और किस तरीके से मर्यादा में रहना है। अपनी मर्यादाएं अपने पास रखिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा यशी जी की शिषपाल जी कह रहे थे, शिषपाल जी कह रहे थे कि हरिद्वार की लेके बात करें, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा इनकी पार्टी के क्या प्रदेश के मुखिया होते हैं, जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनकी बेटी भी वहां पर हरिद्वार में। अब उनको ना कटघरे में खड़ा करिए तो मैं ज्यादा कहूंगा। दूसरा आबकारी के बारे में कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर सबने देखा है कि शिक्षा मंत्री पहली बार इस स्वतंत्र भारत में देखा है कि आम आदमी पार्टी कुएं में कूदेगी तो आप भी कूदेंगे क्या? सत्यवीर जी, संगीता जी अभी कूदेंगी, आप कूदेंगे?
कह रही हूँ मैं, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। रुक जाइए सत्यवीर जी, बहुत हो जाता है आपका, प्लीज रुकिए रुकिए रुकिए। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए। आप आम आदमी पार्टी को चुप करा सकते हैं, कांग्रेस को चुप करा सकते हैं, मुझे नहीं करा सकते। अब सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी, मैं मान रही हूँ, सत्यवीर जी रुकिए, सत्यवीर जी रुकिए, प्लीज रुकिए। मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया दिल्ली में। उन्होंने ना स्कूल बनवाए हैं, ना उन्होंने उनकी शिक्षा बेहतर हुई है, ना स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। ठीक बात है, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आप इस पर बात करिए ना कि आपने क्या किया। आप इस पर बात क्यों कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? मैंने तमाम चीजें आपको बताई है। अगर दोबारा रिपीट करनी है, दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको। रिपीट मत करिए। अभी हमारे संवाददाता इस बात को कह रहे थे कि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? सुनो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 207 से अधिक जांचें फ्री चल रही है, नहीं चल रही हो तो आप बता दीजिए। निःशुल्क चल रही है और जन आरोग्य के माध्यम से 60,000 से अधिक व्यक्तियों को हमने स्वास्थ्य का चेकअप अंतिम छोर तक पहुंच रही है, अंतिम छोर तक पहुंच रही है, हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही है। सत्यवीर जी, इसी बात का तो जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि अंतिम छोर तक पहुंचाने की जो बात कही जाती है वो नहीं हो पा रहा है। अरे मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, जो मैं धरातल पर देखता हूँ उसको मानूंगा, और जो हम कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। हमारे संवाददाता भी धरातल पर ही है, सुन, और वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, ना प्रवक्ता है। वो वही बोलेंगे जो जनता बोलेगी। आज का अखबार उठा लीजिए, आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ। तमाम अखबार उठा लीजिए, जन आरोग्य के माध्यम से कितना आंकड़ा दिया उन्होंने, कितने लोगों का चेकअप हुआ है, उठा के देख लीजिए। और अस्पतालों में जाइए कि 207 जांचें जाओ, निःशुल्क हो रही की नहीं हो रही है, और 28 लाख से अधिक डिजिटल आईडी आयुष्मान की बनी है कि नहीं बनी है, जाके देख के पता करिए। और भू कानून के जिस प्रकार से जो कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। यूसीसी के लिए जो रिपोर्ट बनी थी उसके लिए रिपोर्ट पहुंची है। हरिद्वार एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जिस प्रकार से वहाँ जनसंख्या की लोकल मुद्दे समझते हैं। सत्यवीर जी, लोकल मुद्दे समझते हैं आप? क्या होते हैं लोकल मुद्दे? लोकल मुद्दे स्वास्थ्य नहीं है और पानी नहीं है क्या? जिस प्रकार से हर घर को हमने जल से नल से जोड़ा है, वो क्या लोकल मुद्दा में नहीं आता? जिस प्रकार से हमने राशन उपलब्ध किया है, क्या लोकल मुद्दा नहीं आता? क्या उसके शिक्षा का ध्यान रखना लोकल मुद्दा नहीं आता? अगर आप लोगों को इस तरह कभी भी ध्यान नहीं है तो सरकार, जनता हमको निरंतर चुनते रहेगी। और लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जनता की अदालत। वो किसको चुनती है वही सरकार में बैठता है, वही जनहित के कार्य करती है। हम किसी के साथ जात पात विद्वेष ना करके, किसी संप्रदाय को ना देख के सबके लिए योजना बनाते हैं। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, उस मंत्र पर चल रहे हैं। समाधान यही कारण है। प्रदेश का प्रदेश शीशपाल जी अपनी बात को रखिए। शीशपाल जी, मैं रखूं जी यसी जी, देखिए भाजपा के प्रवक्ता के सिर जो है ना सत्ता का नशा चढ़ के बोल रहा है। जैसे वो बोल रहे थे कि हमें जनता बार बार चुन रही है, अभी हमें इतना जनादेश मिला। भाई जनता ने तुम्हें जनादेश इसलिए थोड़े नहीं दिया कि तुम नौजवानों की नौकरियों को बेचो, तुम विकास ना करो। वहां पर सड़कों का जो आज हरिद्वार के अंदर हाल है, जो वहां पेयजल का हाल है, जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है, जो वहां पर स्वास्थ्य का हाल है, आप उसकी ओर ध्यान भी ना दो। आप अहंकार में रहो कि हमें जनता ने दोबारा चुन के दिया। मैं बताना चाहता हूँ सत्यवीर जी, यही जनता चुनती है और यही जनता धुनती है। कल देखा ना आपकी जो है वहाँ यमकेश्वर की विधायक अपने एक्सपीरियंस से बता रही है सत्यवीर जी, रेणुका को जनता ने किस प्रकार से जन विरोध का आपको सामना करना पड़ा। और आज पूरे प्रदेश के अंदर जो जनता इनकी जन विरोधी कामों के लिए जो है कार्यों के विरोध में उठ के खड़ी हो गई है। मैं यसी जी गारंटी देता हूं, अगर आज इस प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन ये जनता की गलती नहीं है, जनता ने वोट दिया, विकास के लिए दिया। जनता चाहती है कि शुरुआत हो। जनता ने इस गलतफहमी में वोट दिया कि यहाँ डबल इंजन 3 इंजन का चलो हमको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो लगातार उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से ये जो अनदेखी कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर विकास की, जिस प्रकार से लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ ये चीज। लेकिन आप फिर कहेंगे कि क्षेत्र से बाहर चले गए, इसलिए कि अभी जो ये बेरोजगारों का आप आंदोलन चल रहा है, ये नौकरी वाला, यहाँ पर बेरोजगार संगठन सड़कों पे उतरे, पुलिस के नोटिस जा रहे हैं इंस्टीट्यूट के कि ये क्यों जा रहे हैं बच्चे आंदोलनों के अंदर, आगे से जाएंगे तो ये धाराएं लगाएंगे, वो धाराएं। इस प्रकार से नौजवानों को ये धमकाने का काम कर रहे हैं सब जगह। और हरिद्वार के चुनाव में आप देखिए जिस प्रकार से दारू का नशा, जिस प्रकार से केवल बसपा कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल जी, सुनिए मैं बसपा के बारे में जानना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट साइड में रखिए। बताइए बसपा बहुजन समाज पार्टी आपके लिए कितना बड़ा एक कह सकते हैं कॉम्पिटिटर बन सकती है यहाँ पर पंचायत चुनाव में? देखिए यसी जी, मैं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक तगड़ा है।
नहीं यशी जी, मैं बड़ी बेबाकी और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मैं पिछली डिबेट आप मेरी उठा के दीजिए, मैंने उस समय कहा था हरिद्वार में जो है बहुजन समाज पार्टी भी एक फैक्टर है, मैं उस समय स्वीकार कर चुका। और वहां पर इसको डिनाई, लोकतंत्र के अंदर हमने कहा ना, हम तो दलीय बहुलता में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। और बसपा भी वहां पर ईमानदारी से ठीक मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां पर जो जमीनी स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत है। और ये परसों 28 तारीख, अब आज महामंत्री छोड़ के चले गए, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अरे देखिए, जिसको अगर ये तो विचारधारा में कौन छोड़ के जाता है कौन रहता है ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वहां पर आप केवल दल बदल के भरोसे, प्रशासनिक दखल के भरोसे, दारू के भरोसे, रुपए पैसे के भरोसे। और यशी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से वहां पर सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, जो आयोगों के चेयरमैन, वो टिहरी का हो, उत्तरकाशी का हो, दूसरी जगह रहने वाला व्यक्ति, और आप आयोग का यशी जी 5 सेकंड दोगे? यशी जी 5 सेकंड में मैं कहना चाहूंगा कि जब नोटबंदी हुई थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समय और इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जब नोटबंदी हुई थी इसी हरिद्वार के अंदर आए थे, अपनी फटी हुई जेब से 4000 दिखाए थे। और देख लीजिए कितनी गरीबी है कांग्रेस के अंदर, तमाम यूरोप के 44 देश घूम के आ गए। अरे रुकिए, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा। गलत निर्णय के कारण मंदी के दौर में जो तथाकथित गांधी परिवार का जैसे नाम लेते हैं, आज डॉलर के मुकाबले जमीन पर आ गया है। तुम्हारे प्रधानमंत्री कहते थे कि जब संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए बहुत कम शब्दों में। प्रधानमंत्री, आप ये अगर विषय से देखिए यशी जी, आज विषय था हरिद्वार चुनाव, जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पर ही निकल गए। और देखिए, नहीं करते कभी भी जमीनी मुद्दों पर बात नहीं होती, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। जी बिल्कुल, जनता के जो असल मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं होती है। और यशी जी देखिए, जो पंचायत चुनाव है उसमें बसपा बिल्कुल इस बार टक्कर से उसने चुनाव लड़ा है, और इसका असर दोनों पार्टियों पर जरूर पड़ेगा, और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बहुत फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल देखना होगा। फिलहाल चूंकि 5 बजने ही वाले हैं, मतदान भी खत्म होने वाला है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। और पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस बार त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की जंग है, और बसपा भी यहां पर एक त्रिकोणीय समीकरण बनाती हुई नजर आ रही है। बसपा का जो वोट बैंक है वो भी यहां पर काफी मजबूत बताया जा रहा है। फिलहाल मतगणना अब से थोड़ी ही देर में मतदान अब से थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा, और 28 सितंबर को मतगणना होगी और जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। पंचायत चुनाव चूंकि लोकल मुद्दों में बहुत महत्व रखता है, जो वहां के जमीनी मुद्दे हैं उन पर बहुत महत्व रखता है, तो ऐसे में प्रतिनिधि के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाता है। तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस पर बाजी मारती है। देवभूमि के दंगल फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।